दक्षिण भारत के एक शांत हरियाली से घिरे गांव मारूवल्ली में जीवन बहुत साधारण था। लोग सुबह खेतों में जाते, बच्चे स्कूल में पढ़ते और रात को ढोल की थाप पर लोकगीतों की गूंज सुनाई देती। लेकिन यह सब अचानक रुक गया जब एक रात खेत में सो रहे एक किसान की लाश मिली। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, शरीर खरोंचों से छलनी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बाघ का काम है, लेकिन शिकार का तरीका अलग था। जानवर का आधा शरीर बचा था, आसपास के पेड़ों पर खून के छींटे थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, मिट्टी में जो पंजों के निशान थे, उनमें से दो ही साफ दिखाई दे रहे थे। बाकी के निशान अधूरे, जैसे कोई टांगें घसीट रहा हो। यह किसी सामान्य बाघ का हमला नहीं लग रहा था। कुछ दिन बीते, एक चरवाहा जंगल के किनारे मारा गया। फिर एक महिला जो पानी भरने गई थी, वो भी वापस नहीं आई। गांव में डर पसर गया। बच्चे घरों में बंद हो गए, खेत सूने हो गए। रात को कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के प्रधान ने शिकारी और वन अधिकारियों को बुलाया। दो सरकारी शिकारी आए, दोनों अनुभवी, लेकिन उस बाघिन की चाल को समझ नहीं सके। उन्होंने मचान लगाए, गोश्त बांधा, रात भर इंतजार किया, लेकिन बाघिन कभी दिखाई ही नहीं दी। एक रात उनमें से एक शिकारी वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शरीर पास की झाड़ियों में मिला, वही तरीका, वही निशान। अब यह साफ हो गया, यह सिर्फ बाघ नहीं है, यह कोई चालाक शिकारी है। और सबसे अजीब बात, उसके पगमार्क में फिर वही बात, सिर्फ दो पंजों के गहरे निशान। गांव के एक बुजुर्ग आदिवासी ने कहा, मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। यह बाघिन है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं सकती। उसका एक पंजा खराब है। वो इंसानों को पकड़ती है क्योंकि वो अब तेज नहीं दौड़ सकती, लेकिन दिमाग उसका तेज है, बहुत तेज। आखिरकार गांव के लोगों ने एक ही नाम लिया, एंडरसन साहब को बुलाओ, जिसने काली पहाड़ियों के आदमखोर को मारा था, जो जंगल की हर चाल को पढ़ लेता है। केनेथ एंडरसन को जब यह मामला बताया गया तो उनकी दिलचस्पी जाग गई। एक बाघिन जो दो पंजों पर अपने शिकार छोड़ती है, जो सरकारी शिकारियों को मात दे चुकी है, जिसने गांव में दहशत फैला रखी है। वो तैयार हुए अपनी पुरानी राइफल के साथ, जंगल के नक्शे और वर्षों के अनुभव के सहारे। लेकिन इस बार सामने एक ऐसा शिकारी था जो इंसानों को शिकार बना रहा था, नफरत से नहीं, जरूरत से। जैसे ही एंडरसन गांव पहुंचे, गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, साहब, वो हमें देखती है, आंखों में आंखें डालकर, जैसे जानती हो कि हम डरते हैं। एंडरसन ने सिर हिलाया। उन्होंने मिट्टी में ताजा निशान देखे, दो पंजों के गहरे दबे हुए चिन्ह, बाकी के अस्पष्ट, जैसे कोई चल नहीं रहा, घसीट रहा हो। और तभी उन्होंने कहा, यह बाघिन चलती नहीं, वो सोचती है। यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं होगा, ये एक दिमागर की लड़ाई है। और इसी के साथ शुरू हुई दो शिकारी आत्माओं की टक्कर, एक इंसान और एक दो पंजों वाली बाघिन। केनेथ एंडरसन हमेशा मानते थे कि जंगल बोलता है, बस जरूरत होती है उसकी भाषा समझने की। जब वो मारूवल्ली पहुंचे तो पहला काम उन्होंने यही किया। उन्होंने गांव वालों से सुनी हर घटना को अपने दिमाग में दोहराया और तय किया कि असली जवाब जंगल की जमीन और पेड़ों पर छिपा होगा। सुबह होते ही वो दो स्थानीय गाइड लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े, उन रास्तों पर जहां हमले हुए थे। जमीन पर अब भी सूखी घास बिखरी हुई थी। हवा में एक ठंडक थी जो जंगल के सन्नाटे को और भारी बना रही थी। पहला घटनास्थल, एक बूढ़े किसान की लाश यहीं मिली थी। केनेथ ने धरती को ध्यान से देखा। मिट्टी में गहरे पंजों के निशान अब तक मौजूद थे। तीन पंजे स्पष्ट हैं, चौथा कहीं उभरा नहीं, उन्होंने खुद से कहा। वो झुके और निशान की गहराई पर हाथ रखा। बाघिन का वजन वहां झुके हुए पंजों पर ज्यादा था, जैसे उसने चलने की जगह ज्यादा जोर देकर खींचा हो। पास के पेड़ पर खरोंच के निशान थे, ऊंचाई तक जाती लंबी लकीरें। वो यहां रुकी थी, केनेथ ने कहा, शायद हमला करने से ठीक पहले संतुलन बनाने के लिए। दूसरा घटनास्थल, झरने के पास का गीला इलाका जहां एक महिला पर हमला हुआ था। जमीन नरम थी और इस बार निशान और भी साफ थे। बाघिन ने रेत में गहरे पंजे छोड़े थे, लेकिन फिर भी एक पैर बस हल्का सा खिसका हुआ था।
ये कोई मामूली विकलांगता नहीं, केनेथ सोचने लगे। या तो ये चोट बहुत पुरानी है, या फिर किसी शिकारी ने इसे अधमरा छोड़ दिया था, जिससे ये ठीक से फिर कभी चल नहीं पाई। घूमते हुए उनकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां सूखे खून के निशान अब तक मौजूद थे। यह बाघिन हमले के बाद भी वहीं रुकी थी, जैसे बिना किसी डर के आराम किया हो। ये व्यवहार आम आदमखोर से अलग था। वो तेजी से हमले के बाद दूर चली जाती हैं, लेकिन ये बाघिन आराम से वहीं रहती थी। उस दिन दोपहर को केनेथ एक पुराने आदिवासी शिकारी से मिले। नाम था बादेप्पा। गांव वाले कहते थे कि वो सालों से जंगल को जानता है। वह हमलों की दास्तां सुनकर गंभीर हुआ और बोला, वो अब इंसानों के खून की स्वाद ले चुकी है। तुम्हें कैसे पता? केनेथ ने पूछा। बादेप्पा ने अपनी लाठी पर हाथ रखकर कहा, पहले वो सिर्फ पशुओं का शिकार करती थी। उसका इलाका जंगल के भीतर था। मैंने कई बार उसे देखा था। लेकिन कुछ साल पहले एक शिकारी आया। उसने बाघिन पर गोली चलाई। वो मरी नहीं, लेकिन वापस कभी ठीक से चली भी नहीं। तब से उसने इंसानों को चुनना शुरू किया। वो अब खुद शिकार नहीं करती। वो लोगों को अपने पास आने का इंतजार करती है। तो तुमने उसे देखा है? बादेप्पा ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी चलने की चाल एक इंसान को भी दहला देगी। वो जख्मी है, मगर आंखें, वो अब जिंदा रहने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए चलती हैं। केनेथ को अब तस्वीर साफ दिख रही थी। ये आदमखोरी बाघिन की पसंद नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। शायद एक टूटा शरीर, पर उसके भीतर अब भी वही शिकारी आने वाली आत्मा जिंदा थी। और सबसे खतरनाक बात, अब वो इंसानों से नहीं डरती थी। दिन ढलते ढलते केनेथ ने वह रास्ता चिह्नित कर लिया जहां से बाघिन अक्सर आती जाती थी। एक सूखा पेड़, झरने के पास की चट्टान और एक पुरानी पगडंडी जो गांव की ओर निकलती थी, सब जुड़े हुए से लग रहे थे। और आज उन्हें उस बाघिन के बारे में सिर्फ इतना पता था, वो ठीक से चल नहीं सकती, वो हमले के बाद दूर नहीं जाती, और सबसे बड़ी बात, वो अब इंसानों को शिकार के रूप में नहीं, अपने दुश्मन के रूप में देखती है। अब ये मुकाबला आसान नहीं था। केनेथ जानते थे कि उन्हें धैर्य रखना होगा। उन्हें उसकी दुनिया में उतरकर पैटर्न समझना होगा। जंगल ने कुछ राज आज खोले थे, लेकिन असली कहानी अब आज से अभी बाकी थी। अब तक केनेथ एंडरसन समझ चुके थे कि यह कोई आम बाघिन नहीं है। यह जानवर चालाक है, तेज है, और सबसे ज्यादा इंसानों की हरकतों को समझने में माहिर है। वह अब उसे सिर्फ शिकारी जानवर नहीं, बल्कि एक चालबाज दुश्मन मानने लगे थे। अगले कुछ दिन एंडरसन ने सिर्फ उसे समझने में बिताए। बाघिन कहां से आती है, कब निकलती है और किस तरह शिकार करती है। गांव वालों ने बताया कि हमले कभी एक ही इलाके में 2 बार नहीं होते। आज जंगल के पश्चिम में हमला, तो 2 दिन बाद पूरब में। ये जानवर हर बार रास्ता बदलती थी, जैसे इंसानी सोच से एक कदम आगे चल रही हो। एक रात एंडरसन ने मचान पर बैठने का फैसला किया, उस जगह पर जहां पिछले हफ्ते एक चरवाहे पर हमला हुआ था। पेड़ पर ऊंचाई पर बनी छोटी सी मचान, पास में बंधा एक बकरा, बाघिन को आकर्षित करने का साधन। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल स्याह काले पर्दे सा चुप था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। अचानक एक हल्की सी आहट हुई। बकरा अचानक सहम गया। मचान हिला नहीं, लेकिन हवा जैसे भारी हो गई। केनेथ ने अपनी सांस रोक ली। उनकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं, और फिर सामने की झाड़ियों में 2 चमकती आंखें दिखीं। वो थी वही बाघिन, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने बकरे के पास आकर सूंघा, फिर धीरे से पीछे हट गई। कुछ पल बाद वह अंधेरे में गायब हो गई, जैसे जानती हो कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है। अगली सुबह केनेथ ने पास की जमीन पर निशान देखे। 2 पंजों के साफ चिन्ह थे, बाकी बेहद हल्के, वही पुराना पैटर्न। लेकिन इस बार उसने एक नया रास्ता अपनाया था, जिस पर पहले कभी निशान नहीं थे। वो हमारी चालें पड़ रही है, केनेथ ने बुदबुदाया। केनेथ अब समझ गए थे कि यह शिकार ताकत का नहीं, धैर्य और समझदारी का है। उन्होंने गांव के नक्शे पर सभी हमलों के स्थान चिह्नित किए, और तब उन्हें एक पैटर्न दिखा। बाघिन एक चक्र में घूम रही थी, लेकिन हर बार एक दिन छोड़कर हमला करती थी। उसके हमले का तरीका बदलता था, लेकिन टाइमिंग में एक सटीकता थी। उस शाम उन्होंने योजना बनाई, वह अगली बार उसी समय और दिशा में मचान लगाएंगे।
लेकिन इस बार कोई बकरा नहीं होगा। सिर्फ चुप्पी और एक साफ निशाना। शाम होते ही वह मचान पर चढ़ गए। पूरी रात सन्नाटा पसरा रहा। आधी रात को अचानक एक पेड़ की डाल टूटी। एंडरसन ने तुरंत राइफल थाम ली। फिर वही आहट, सूखे पत्तों पर भारी शरीर का दबाव, और फिर सन्नाटा। सुबह हुई, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो मचान के ठीक नीचे ताजा निशान थे। वो आई थी मचान तक, लेकिन ऊपर नहीं देखी। उसने सिर्फ नीचे का जायजा लिया और लौट गई। अब यह एक खेल बन चुका था, जान और मौत का खेल, और बाघिन उसकी हर चाल को पढ़ रही थी। केनेथ अब एक बात पर यकीन करने लगे थे, वो सिर्फ शिकार के लिए नहीं मार टन रही थी, वह डर फैलाने के लिए जी रही थी। इस दो पंजों वाली बाघिन ने अब तक न सिर्फ लोगों की जान ली थी, बल्कि गांव की रूह तक हिला दी थी। अब एंडरसन को एक ऐसा दांव खेलना था जिससे इस बाघिन की चाल में दरार आए। अगर वो मुझे पढ़ रही है तो अब मैं उसे गुमराह करूंगा। गर्मियों की एक सुबह थी जब गांव में सबसे दर्दनाक खबर फैली। 7 साल का एक बच्चा अर्जुन स्कूल जाते वक्त रास्ते से गायब हो गया। माँ बाप ने पहले सोचा कि शायद वो दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन जब दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिला तो गांव भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ घंटे बाद पास के बांस के झुरमुट में उसके छोटे से जूतों के पास खून के निशान मिले। एक पगडंडी जंगल की ओर जाती दिखी, और फिर वही अधूरे पंजों के चिन्ह, 2 पंजे गहरे और बाकी 2 हल्के। वही बाघिन, वही 2 पंजों वाली मौत। उस दिन गांव में कोई चूल्हा नहीं जला। औरतें रोती रहीं, मर्द चुपचाप एक जगह इकट्ठा होकर सिर झुकाए बैठे रहे। अर्जुन की मां की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। डर अब सिरहाने नहीं, सांसों में उतर आया था। स्कूलों में ताले लग गए, खेत खाली पड़े थे। शाम होते ही हर कोई अपने घरों में कैद हो जाता। रात को कुछ लोग पहरा देते, बांस की लाठियां और टॉर्च लेकर, लेकिन आंखों में सिर्फ डर। अब यह सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं था, यह डर का राज बन चुका था। केनेथ ने जब यह सुना तो वो सीधे गांव आया। लेकिन इस बार वो सिर्फ शिकारी नहीं था, वो अब गांव वालों का हमदर्द भी बन चुका था। उसने गांव के चबूतरे पर बैठकर सभी से बात की। बूढ़े लोगों ने बताया कि उन्होंने जीवन में कई बाघ देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आदमी बोला, वो बाघिन इंसानों की तरह देखती है, सीधा आंखों में। डर छुपा नहीं सकते आप उससे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने उसे देखा है, खेत के पास, जैसे कोई देख रहा हो हमें, पर हम उसे नहीं देख पा रहे। हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, बाघिन अब खुले में लोगों के करीब आने लगी थी। वो डर नहीं रही थी, वो डर बना रही थी। केनेथ ने महसूस किया कि अब ये एक शिकार नहीं रहा, ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जहां दोनों ओर सोचने वाले थे, एक इंसान और एक जानवर जो अब राक्षसी रूप में आ चुका था। रात को वह एक युवा ग्रामीण रमेश के साथ पहरे पर निकला। वो रास्ता लिया जहां अर्जुन की चप्पलें मिली थीं। झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे दोनों ने देखा, एक साया दूर चट्टान पर बैठा है। न कोई हलचल, न कोई आवाज। रमेश कांपने लगा, लेकिन केनेथ ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। बाघिन थी या उसका भ्रम, ये अंदाजा नहीं हो पाया, लेकिन हवा एकदम भारी हो गई थी, जैसे उसकी मौजूदगी आसपास ही है। अगली सुबह केनेथ ने गांव वालों से कहा, अब समय है कि हम उसका पीछा करें, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके घर नहीं, आपके मन में घुस आई है। गांव के एक बुजुर्ग ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं साहब, वरना हम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाएंगे। वो दिन केनेथ के लिए निर्णायक था। अब यह सिर्फ जंगल का काम नहीं था, अब वो उस बच्चे के लिए, उस रोती मां के लिए, उस कांपते पहरेदार के लिए लड़ेगा। अब ये एक शिकारी बनाम राक्षसी बाघिन की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जहां दोनों में से कोई एक हाम बचेगा। अब जंगल में दिन की गर्मी और रात की ठंड के बीच केनेथ एंडरसन की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जिस बाघिन को वह तलाश रहे थे, वह कोई सामान्य शिकारी जानवर नहीं थी। वह एक शातिर, अनुभव से भरी और इंसानी चालों को पढ़ने वाली राक्षसी बाघिन थी, जिसने अब तक कई जानें ली थीं। केनेथ हर सुबह अपने साथ एक स्थानीय सहायक लेकर निकलते।
दिन भर जंगल के अलग अलग हिस्सों की छानबीन करते। वह पुराने हमलों की जगहों पर जाते, मिट्टी में पैरों के निशान ढूंढते, झाड़ियों की दिशा, घास के रगड़े हुए हिस्से और पेड़ों पर खरोंचों से यह समझने की कोशिश करते कि बाघिन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। एक बात तय थी, बाघिन के पिछले दोनों पंजे कमजोर थे। या तो वह घायल थी या जन्म से विकलांग। लेकिन उसी कमजोरी ने उसका अंदाज और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। केनेथ ने कहा था, उसका एक ही फायदा है, वो सिर्फ दो पंजों से चलती है और मैं वो निशान पहचानता हूं। लेकिन बाघिन भी अब हर हरकत को पढ़ रही थी। वह कभी भी उसी जगह दो बार नहीं आती थी और कभी भी एक ही वक्त पर हमला नहीं करती थी। उसके हमले अनियमित थे, लेकिन एक अजीब सी लय में बंधे थे, जैसे कोई संगीत हो जो सिर्फ जंगल और मौत समझ सकते हों। रात होते ही केनेथ किसी मचान पर चढ़ जाते, पेड़ों के बीच ऊंचाई पर बनी अस्थायी जगहें, जिनमें से एक का निर्माण उन्होंने खुद किया था। कभी किसी पुराने हमले वाली जगह पर, तो कभी किसी नए संभावित मार्ग पर। वहां बैठकर वे घंटों इंतजार करते। बारिश होती, सपुई दाएंगे ब असाई दादी बई। पूरा जंगल भीग जाता, लेकिन केनेथ मचान से नहीं हिलते। मच्छरों की भनभनाहट, घास की सरसराहट और दूर से आती किसी जानवर की आवाज, हर ध्वनि में खतरे की झलक होती थी। लेकिन बाघिन जैसे जानती थी कि उसे कैसे चकमा देना है। वह कभी सामने नहीं आती, लेकिन हर बार सुबह किसी पेड़ के पास ताजा पंजों के निशान छोड़ जाती, जैसे मजाक उड़ाते हुए कहती हो, मैं यहां थी, तुम नहीं देख पाए। केनेथ ने हर उस जगह का नक्शा बनाना शुरू किया जहां निशान मिले थे, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बाघिन एक चक्र में घूम रही थी, एक निश्चित पैटर्न में, लेकिन उस पैटर्न को छुपाते हुए। उसका दायरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी चालें भ्रामक थीं। एक रात जब आसमान बादलों से ढका था और चांद की रोशनी तक गायब थी, केनेथ एक नई मचान पर बैठा था, उस जगह पर जहां 2 दिन पहले गांव के पास एक गाय मारी गई थी। मचान से कुछ दूर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। केनेथ ने अपनी राइफल कसकर पकड़ी, आंखें अंधेरे में गड़ा दीं। फिर एक झलक, हल्की सी सफेद चमक, शायद आंखें, और फिर सब शांत। सुबह हुई तो पास की जमीन पर 2 गहरे पंजों के निशान थे। वही 2 पंजे, फिर से वही चुनौती। मैं यहां थी शिकारी, लेकिन तुम एक कदम पीछे रह गए। अब यह सिर्फ धैर्य की परीक्षा नहीं रही, यह एक जिद बन चुकी थी। इंसान और जानवर के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसमें सोच, चाल और समय सबका सही होना जरूरी था। दिन बीतते गए। केनेथ की आंखों में नींद की कमी दिखने लगी थी, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो चुका था। वो कहते, अगर उसे हर बार चकमा देना आता है, तो मुझे हर बार एक नई योजना बनानी आएगी। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत देखी। एक बूढ़ा किसान बोला, इस जंगल ने बहुत शिकारी देखे हैं, लेकिन पहली बार किसी को जानवर की तरह सोचते देखा है। अब अगली रात के लिए केनेथ ने एक और जाल बिछाया, लेकिन इस बार मचान एक पेड़ पर नहीं, जमीन से कुछ ही ऊपर बनाई गई थी। और पास में कोई जानवर नहीं बंधा था, सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा जिसमें बाघिन के पुराने पंजों की गंध थी। वह जानता था अब खेल आखिरी मोड़ पर आ चुका है। पिछली रात जंगल फिर खून से लाल हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक और हमला, इस बार एक वृद्ध किसान जो खेतों की देखरेख कर रहा था। हमला ठीक वैसे ही हुआ जैसे पहले होते आए थे, पर इस बार एक फर्क था। हमला खेत के उत्तर दिशा में हुआ था और उसके ठीक 2 दिन पहले दक्षिणी सीमा पर। केनेथ को लगा जैसे बाघिन किसी दायरे में घूम रही है, एक सुनियोजित चक्र में। शिकारी की समझ अब पक्की हो गई थी। वह एक नक्शा लेकर बैठा और पिछले सभी हमलों की दिशा और समय को जोड़कर एक गोल रेखा बनाता गया। वह समझ गया अगला हमला किस ओर से हो सकता है। अब नहीं चूकेगी वो, उसने मन में कहा, लेकिन अब मैं भी तैयार हूं। उसने एक नया मचान तैयार करवाया। इस बार मचान न तो बहुत ऊंचाई पर था और न ही ज्यादा दूर। यह एक ऐसे पेड़ पर था जहां से बाघिन के आने का सीधा रास्ता दिखता था, झाड़ियों और ऊंचे घास के बीच की एक संकरी पगडंडी। उसने इस मचान को खुद की निगरानी में तैयार कराया। लकड़ियां सही दिशा में लगाई गईं, चारों ओर पत्तों से ढंका गया ताकि उसकी गंध छुपी रहे। और सबसे खास, मचान की ऊंचाई ऐसी रखी गई
कि यदि बाघिन सीधे उस पगडंडी से आए तो उसकी खोपड़ी एकदम राइफल के निशाने में हो। रात आने लगी। गांव वालों को सख्त ताकीद दी गई कि कोई खेत की ओर न जाए। केनेथ अपने साथ सिर्फ अपनी राइफल, एक टॉर्च, कुछ सूखा खाना और अपनी घड़ी लेकर मचान पर चढ़ गया। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। जंगल चुप था, पर हर चुप्पी के पीछे एक धमाका छुपा था। अंधेरे में सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज और कभी-कभी किसी दूर के जानवर की हल्की सी दबी चीख। 3:15 पर केनेथ ने पहली हरकत सुनी। सूखी पत्तियां कुचीशाई बेनम कुचली जा रही थीं। धीरे धीरे सधे कदमों से कोई पास आ रहा था। वो आ गई थी। चांद की हल्की रोशनी में दूर झाड़ियों के बीच 2 चमकती आंखें दिखीं। केनेथ ने सांस रोकी। उसका हाथ राइफल पर था, उंगली ट्रिगर पर। दिल की धड़कनें जरूर तेज थीं, लेकिन हथेलियां स्थिर। बाघिन बेहद धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम पर वह सोचती हो कोई देख तो नहीं रहा। वह रुकती, सूंघती और फिर आगे बढ़ती, लेकिन उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। वो अब मचान से सिर्फ 25 गज की दूरी पर थी। अचानक वह रुकी। शायद उसे कुछ आभास हुआ था। उसकी आंखें अब सीधे उस पेड़ की ओर थीं जहां केनेथ छिपा था। यह निर्णायक क्षण था। राइफल उठी, निशाना साधा गया, सांस रोकी गई। धाएं! पहली गोली चली। जंगल गूंज उठा। बाघिन उछली, लेकिन गिर नहीं पड़ी। वह झटके से पलटी और भागने की कोशिश की, मगर तभी दूसरी गोली, और यह सीधा उसके कंपाएगी कंधे के पास लगी। एक कराह की आवाज, एक पल के लिए हलचल, फिर सन्नाटा। केनेथ ने नीचे झांका। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ घास हिल रही थी। वह मचान से उतरने को तैयार हुआ, लेकिन उसे पता था कि जल्दीबाजी खतरनाक हो सकती है। करीब 20 मिनट तक वह वहीं बैठा रहा, कान और आंखें पूरी तरह सतर्क। फिर वह धीरे से उतरा, राइफल थामे हुए, टॉर्च की रोशनी जमीन पर रखते हुए। जहां दूसरी गोली मारी गई थी, वहां खून का एक मोटा निशान दिखा, और 10 कदम आगे वह पड़ी थी 2 पंजों वाली बाघिन, अब स्थिर, शांत, मृत। उसका विशाल शरीर आधा घास में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे आखिरी बार शिकारी को घूर रही हों। केनेथ कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने कई जानें लीं, लेकिन तुम कोई राक्षस नहीं थीं। तुम बस उस जंगल की संतान थीं जिसे इंसानों ने तोड़ा था। गांव में जब खबर पहुंची तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब शरीर लाया गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। डर की जगह अब एक सूनापन था। एक युग खत्म हुआ था। सुबह की पहली किरणें जब पेड़ों के झुरमुटों से होकर जमीन पर पड़ीं, तब 2 पंजों वाली बाघिन का विशाल शरीर वहां स्थिर पड़ा था, जैसे एक नींद में डूबी हुई आत्मा, जो अब किसी का पीछा नहीं करेगी, किसी गांव में खौफ नहीं फैलाएगी। उसके शरीर पर कोई क्रोध नहीं था, कोई वहशीपन नहीं। बस एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे उसने अपनी आखिरी लड़ाई सम्मान के साथ लड़ी हो। गांव में जैसे ही खबर पहुंची, लोग झुंडों में मचान के पास जमा होने लगे। पहले तो डर था, क्या वाकई वही है? फिर जब किसी ने उसके 2 पीछे के पंजों को देखा और फिर सामने की उस टेढ़ी चाल के निशान, तब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। यह वही बाघिन थी जिसने कई परिवारों को उजाड़ा था। लेकिन उस क्षण गांव में जो भाव था, वो सिर्फ खुशी या राहत नहीं थी, उसमें हैरानी और चुप्पी भी थी। एक आतंक खत्म हुआ था, लेकिन साथ ही जंगल का एक हिस्सा भी चला गया था। केनेथ ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसके पास बैठ गया और गहराई से उसका निरीक्षण करने लगा। उसने बाघिन के पंजों को धीरे से हिलाया। सामने के एक पंजे में पुराना, गाढ़ा जख्म था। हड्डी टेढ़ी थी, जैसे कभी कोई लोहे की फंदे में फंसी हो या किसी गोली से घायल हुई हो। उसकी रीढ़ के पास भी निशान थे, पुराने और गहरे। ये दर्द सालों से उसके साथ रहा होगा, केनेथ ने मन ही मन सोचा। वो 2 पंजों से चल रही थी, बाकी की ताकत उसके भीतर की पीड़ा से आई थी। गांव वाले पीछे से आकर खड़े हो गए। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने एक चुप्पी भरी श्रद्धांजलि दी। कोई नहीं चिल्लाया, कोई नहीं नाचा। शायद सबको ये एहसास था कि ये कोई सामान्य शिकारी की जीत नहीं थी, ये एक ऐसे जीव का अंत था जो पहले किसी और का शिकार रहा होगा। बाद में जब बाघिन को जंगल के भीतर एक गड्ढे में दफनाया गया, केनेथ ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा।
उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पर उनमें कोई सवाल नहीं था, बस एक निस्तब्ध स्वीकृति। शाम को लौटते हुए केनेथ अकेले बैठा, हाथ में कॉफी, आंखों में सोच। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, वो बाघिन आदमखोर थी, लेकिन क्या उसने ये रास्ता खुद चुना था, या हमने अपने जंगल काटकर, शिकार छीनकर उसे मजबूर किया? मैंने उसे मारा, हां, लेकिन क्या मैं विजेता हूं? नहीं। मैं भी उस जंगल का एक दोषी हूं, जिसने एक जानवर को इतना असहाय बना दिया कि वह राक्षस बन गई। उसने अंत में सिर्फ इस अरे से पंक्ति लिखी, जंगल ने न्याय किया, पर हम इंसानों ने उसके अपराध की नींव रखी थी। चिड़ियों की आवाज, हवा में पत्तों की सरसराहट, और दूर कहीं जंगल की एक और या आवाज, शायद किसी और कहानी की शुरुआत। सुबह की धूप धीरे धीरे जंगल पर बिखर रही थी, जब बाघिन के लिए खुदी छोटी सी मिट्टी की कब्र को गांव वालों ने फूलों और पत्तों से ढक दिया। वही जंगल, जहां कभी उसके पंजों की धमक सुनाई देती थी, आज असामान्य रूप से शांत था। केनेथ उस पल कुछ भी नहीं बोले, न कोई आदेश, न कोई निर्देश। बस खड़े होकर उसे निहारते रहे, जैसे किसी बहादुर योद्धा को अंतिम विदाई दे रहे हों। कोई ट्रॉफी नहीं, कोई फोटो नहीं, न ही कोई स्थानीय अखबार में उनका नाम छपा। जब एक अधिकारी ने कहा, सर, इसकी खाल संग्रहालय को भेज सकते हैं, तो केनेथ ने सिर हिला दिया। नहीं, वो यहीं की थी, यहीं रहेगी। गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से पास आकर कहा, साहब, आपने हमें बचाया, धन्यवाद। लेकिन केनेथ ने बस इतना कहा, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे मुक्त किया। उस रात उन्होंने अपने टेंट में अकेले बैठकर लंबी चिट्ठी लिखी, न किसी को भेजने के लिए, बस खुद को समझाने के लिए। उसमें लिखा था, वो आदमखोर नहीं थी, वो एक मां थी, एक जख्मी आत्मा जो तकलीफ में थी। हमने उसे राक्षस बना दिया, और जब वह इंसानों के लिए खतरा बन गई, तो हमने उसे मिटा दिया। लेकिन उसके भीतर का संघर्ष कोई नहीं देख सका। मैं भी शायद देर से समझ पाया। केनेथ ने यह स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उन्हें बदला है। अब वह जंगल को सिर्फ शिकारी की नजर से नहीं देखते थे। अब उसमें हर पेड़, हर चिन्ह, हर निशान के पीछे एक कहानी दिखती थी। दो पंजों वाली बाघिन उनके लिए एक चुनौती नहीं, एक सबक बन चुकी थी। जब वह लौटने लगे, तो एक आखिरी बार उन्होंने उस जगह को देखा जहां बाघिन को दफनाया गया था। वहां एक साधारण सी लकड़ी की पट्टी गाड़ी गई थी, जिस पर हाथ से लिखा गया था, यहां वह सो रही है जिसने दर्द में भी गरिमा नहीं छोड़ी। जंगल फिर से अपने काम में लग गया। पंछियों ने गाना शुरू कर दिया, हवा ने पत्तों से बात की, और दूर पहाड़ियों में सूरज ढलने लगा। लेकिन एक शिकारी के दिल में एक बाघिन की मौजूदगी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। उनकी आखिरी डायरी के पन्ने में बस एक पंक्ति थी, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे मुक्त किया। हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये रोमांचक सफर और लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रोमांच, एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद, और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।